दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अशोक के अभिलेखों को। दोस्तों ये पीछे पर्ची देख के आप घबराएं ना, ये ना सोचे कि आज विजय भाई कुछ रटवाने वाले। मैं कुछ रटवाने नहीं वाला, केवल कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अशोक के अभिलेख न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चकित करने वाले हैं साहित्यिक भाषा में कि अशोक ने हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 साल बाद पहली बार भारत में कला के प्रूफ दिए हैं, कला के साक्ष्य दिए हैं। ऐसा लगा था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में कला का विकास हुआ ही नहीं, लेकिन दोस्तों अशोक के अभिलेख ये सिद्ध कर देते हैं कि भारत ने कला को कभी नहीं छोड़ा। जो यूनानी इतिहासकार और ईरानी इतिहासकार भारत के इतिहासकारों पर आरोप लगाते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहासकारों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था और कला और साहित्य का ज्ञान नहीं था, तो दोस्तों अशोक ने उनके मुंह पे खींच के थप्पड़ मारा है ये सब। तो दोस्तों ये केवल अशोक ने नहीं बनवाया अभिलेख, अशोक उस समय शासक थे। ये उस समय के दोस्तों कारीगरों की सफलता है कि उन्होंने इतने महान अभिलेख, जिनमें दोस्तों शिलालेख हैं, बृहत स्तंभ लेख हैं, महल हैं, किले हैं, बुर्ज हैं, इतनी सारी चीज़ें बनवाई। तो दोस्तों हमें ये सोचकर पढ़ना है कि हमारे देश में एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, एक ऐसा प्रूफ हमारे पास है जिसे विश्व कभी नहीं झुठला सकता कि भारत को कला का ज्ञान नहीं था। भारत कला में सबसे बहुत आगे था, आज भी है, और हमारा देश तो बहुत महान है। हमेशा कला और साहित्य में हमारा देश सबसे आगे रहा है, रहेगा और पहले भी था। तो दोस्तों हमने चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पढ़ी, उसको तो हम कहानी जैसा पढ़ सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। हमने अशोक की कहानी पढ़ी, पहले मौर्य साम्राज्य को पूरा पढ़ा। लेकिन दोस्तों अब आ गई ये बात थोड़ी सी पर्ची वाली। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप ये भूल जाएं कि कुछ रटना नहीं है, रटना भी पड़ता है। ये दोस्तों ऐसी चीज़ है जिसे रटने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें भी हम समझ सकते हैं, समझकर याद कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में बहुत सीज़न चल रहा है ट्रिक्स का, तो ट्रिक्स मुझे बनाना नहीं आता। हर व्यक्ति का अपना पीएमएस अलग होता है, पर्सनल मीनिंग सिस्टम, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों आजकल मार्केट में यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें कूद कूद कर ऐसे और वैसे। तो दोस्तों खैर, आज की क्लास का मेन मुद्दा है अशोक के अभिलेख। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से लगभग 1500 साल बाद भारत में फिर से कला का साक्ष्य देखने को मिलता है, कला के सबूत देखने को मिलते हैं, और ये कला मौर्य कला थी, जिसमें दोस्तों अभी तो हम केवल अशोक के अभिलेख पढ़ रहे हैं, मौर्य कला हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं मौर्य साम्राज्य को लेकर। तो दोस्तों शुरू करते हैं अशोक के अभिलेख। तो दोस्तों 1750 में फेंतेलर ने पहली बार एक अशोक के अभिलेख को देखा था। एक अभिलेख को पाद्रेटी फेंतेलर ने 1750 में देखा था, क्योंकि उस समय तुम्हारा देश ब्रिटेन का गुलाम था और हमारा इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास वहीं से शुरू होता है। क्योंकि 1826 में चार्ल्स मर्सन ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता के महान नगर हड़प्पा की एक झलक बताई थी और उसी से हमारा इतिहास शुरू हुआ। उसी के दौरान दोस्तों ये 1750 की बात है, उससे भी पहले की। और फिर दोस्तों 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के एक अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। 1750 में पाद्रेटी फेंतेलर, इसने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। फेंतेलर ने खोज की थी और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों के पढ़ने की शुरुआत की थी। दोस्तों अब बात करें तो अशोक के अभिलेखों की संख्या
रामशरण शर्मा की प्राचीन इतिहास की बुक के हिसाब से बात करें तो उन्होंने 39 बताई है, 39। और दोस्तों उन्होंने बताया है कि अशोक के अभिलेखों को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन लूसेंट ने बताया है कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये रामशरण शर्मा का डाटा है और ये 3 भाग वाला डाटा है दोस्तों लूसेंट का। अब दोस्तों अगर रामशरण शर्मा के हिसाब से बात करें तो उनकी संख्या उन्होंने 39 बताई है और 5 भागों में उन्होंने अशोक के अभिलेखों को बटा हुआ बताया है, जिसमें दोस्तों बृहद और लघु शिलालेख, यानी कि बृहद शिलालेख नंबर 1, दूसरा नंबर है लघु शिलालेख, तीसरा नंबर है दोस्तों बृहद स्तंभ लेख, चौथा नंबर है लघु स्तंभ लेख और 5वां नंबर है विशिष्ट अभिलेख। दोस्तों आप ये सोचकर पढ़ें कि हम एक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं, यह हमारे भारतीय इतिहास की शान है, यह हमारे इतिहास के लिए गर्व है। जो लोग कहते थे कि भारत को कला का ज्ञान नहीं था, जो लोग समझते थे कि भारत को दोस्तों इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, उनको आप ये बता सकते हैं कि हमें सब पता था। तो दोस्तों 5 भाग में अशोक के अभिलेख बटे हैं, जिनकी संख्या 39 है। बृहद और लघु शिलालेख, बृहद और लघु स्तंभ लेख और विशिष्ट अभिलेख, ये 5 भागों में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए दोस्तों बांटा गया है 5 प्रकार से। दोस्तों अशोक के अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। दोस्तों मैप के हिसाब से बात करें तो ये हमारे भारत का समझ लीजिए आप उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, पूर्व की बात करें तो दोस्तों नेपाल में, उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो नेपाल में, और दोस्तों कई सारे स्थानों पर अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। दोस्तों इन स्थानों की संख्या रामशरण शर्मा के हिसाब से 47 है, 47 स्थानों पर पाए गए हैं और कुल संख्या 182 है। अब आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ संख्या है 39 और यहाँ संख्या है दोस्तों 182। तो ये जो संख्या है ये पूरे देश की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विदेशी अभिलेखों की बात की जाए तो नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित 47 स्थानों पर पाए गए हैं और इनकी टोटल संख्या 182 है। ये दूसरे देशों में पाए गए हैं, संख्या 182 है। अभिलेखों की भाषा की बात करें तो दोस्तों अभिलेखों की भाषा है अरमाइक, खरोष्टी, यूनानी, ब्राह्मणी, प्राकृत, ये 5 प्रकार की भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। दोस्तों संस्कृत में अशोक के अभिलेख नहीं मिलते, जिस पर ब्राह्मणों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि अशोक ने अरमाइक में लिखवाए, खरोष्टी में लिखवाए, ब्राह्मणी में लिखवाए, प्राकृत में लिखवाए, यूनानी में लिखवाए, लेकिन संस्कृत में कोई भी अभिलेख नहीं लिखवाया। जबकि अशोक का परिवार यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो लोग ब्राह्मणों के अनुयायी थे, लेकिन अशोक ने दोस्तों संस्कृत में अभिलेख नहीं लिखवाए, अरमैक में लिखवाए। दोस्तों ये ईरानी, यानी कि जिस देश में अभिलेख पहुंचाना है उस देश को उसी भाषा में समझाओ, ये अशोक का कहना है। खरोष्टी दोस्तों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले हिस्से में। ब्राह्मणी दोस्तों गुजरात, गिरनार की बात करें तो वहाँ पर ब्राह्मणी में अशोक ने अभिलेख लिखवाए हैं। और दोस्तों प्राकृत, ये हमने पढ़ा है कि ये जैन धर्म की मुख्य भाषा थी, इसमें भी अभिलेख लिखवाए गए। और यूनानी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल्यूकस इधर रहता था, इंग्लिश में बात करने वाला, दोस्तों पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो उस व्यक्ति के लिए भी अशोक ने उसकी भाषा का ही प्रयोग किया और उसकी भाषा में ही उसे समझाया कि ऐसा ऐसा है। अब दोस्तों अशोक के इतने सारे ये अभिलेख हैं, हमने लिख रखे हैं, तो ये अभिलेख उसने लिखवाए क्यों? क्या मज़ा आ रहा था उसको? अशोक को क्या इच्छा थी उसकी कि भाई इतने सारे उसने अभिलेख लिखवाए?
तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में अशोक को डिटेल में पढ़ा था और हमने बात की थी कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों अशोक युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाते हैं। वो धर्म का रास्ता अपनाया उन्होंने, तो उन्होंने देश विदेश में, जैसे कि दोस्तों मध्य एशिया में, श्रीलंका और नेपाल में, म्यांमार में, इन सभी जगहों पर अपने दूत मंडलों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। और उन्हीं स्थानों पर उन्होंने ये शिलालेख भी भिजवाए थे कि अब हमारा धर्म, हमारा विजय अभियान इस हिसाब से चलेगा। दोस्तों ये एक कारण था उनके अभिलेख लिखवाने का। दोस्तों एक कारण की बात करें तो मौर्य कला के शुरू से अनुयायी रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्र में भव्य किला बनवाया था, जिसे दोस्तों फाहियान ने देखा तो देख के उसके होश उड़ गए थे। उसने कहा था कि इसे देवता ने बनवाया है। तो ये कारण थे। दोस्तों अब अशोक के अभिलेखों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों 5 प्रकार से अभिलेख बटे हैं: बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहत स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और विशिष्ट अभिलेख। दोस्तों जिसमें नंबर 1 है बृहद शिलालेख। दोस्तों बृहद शिलालेख बहुत सारे हैं, ये 8 स्थानों पर मिले हैं, इन पर 14 लाइनें हैं। बृहद शिलालेख बहुत सारे हैं, लेकिन सभी को पढ़ना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर अशोक के अभिलेखों को ही हम पढ़ें तो ये मानव जीवन दोस्तों कम पड़ जाएगा। हमें 3-4 अवतार और लेने पड़ेंगे, 3-4 बार और केक कटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट्स मैंने लिखे हैं और इनके हिसाब से हमें पढ़ना है। दोस्तों अशोक का पहला अभिलेख शहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। हमारा सिंध, हमारा पंजाब, हमारा पेशावर, ये सारे मेन चीज़, लाहौर, ये तो पाकिस्तान में चले गए। इनको अंदर लो। बिना सिंध के हिंद कहाँ? हम सिंधु से हिंदू बने हैं। वो सिंधु ही हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से हिंदू हो जाएंगे? हिंदू तो हम सिंधु से कहा है ना भाई। तो पहले सिंधु को तो अंदर लो, उसके बाद तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो दोस्तों शहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान, ये खरोष्टी लिपि में है। मैंने बताया कि अशोक ने जिस देश में अपने अभिलेख भेजे उन्हें उनकी ही भाषा में समझाया कि ऐसा ऐसा है। तो शहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। अब उन लोगों को ब्राह्मणी नहीं आती होगी, उन लोगों को संस्कृत और हिंदी और प्राकृत नहीं आती होगी। खरोष्टी लिपि डेरियस प्रथम के आक्रमण के समय अरमाइक, ईरान की अरमाइक लिपि से उत्पन्न खरोष्टी लिपि। दोस्तों इसी लिपि में अशोक ने पेशावर, शहबाजगढ़ी में अपने अभिलेख भिजवाए थे। मानसेहरा, दोस्तों ये हजारा, पाकिस्तान, ये भी खरोष्टी लिपि में है। जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान साइड देखने को मिलेंगे दोस्तों, उनकी लिपि खरोष्टी और खरोष्टी यही रहेगी। दोस्तों तीसरा अभिलेख, ये बृहद अभिलेख है, ये ध्यान रखें, बड़े अभिलेख। तीसरा अभिलेख गिरनार। दोस्तों गिरनार हमारा सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र उस समय हम गुजरात को कहा करते थे। यहाँ पर दोस्तों काठियावाड़, गुजरात, यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मणी लिपि में अशोक ने अपना अभिलेख लिखवाया। यहीं पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उस समय उसका राज्यपाल पुष्यगुप्त था। अशोक के समय दोस्तों यहाँ का राज्यपाल तुषास्त्र था, जिसने गिरनार में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने झील बनवाई थी उसकी मरम्मत करवाई, उसकी रिपेयरिंग करवाई थी। ये बात आप ध्यान रखें। दोस्तों गिरनार अभिलेख एक इम्पोर्टेंट अभिलेख है, ये हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, सबको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों गिरनार अभिलेख, इसी शिलालेख पर शक शासक रुद्रदमन ने, रुद्रदमन एक खतरनाक शासक था। इसने गौतमी पुत्र पुलमावी को
युद्ध में हराया था दोस्तों। और गुप्त शासक स्कंदगुप्त, इन दोनों के लेख भी मिलते हैं। भारत का पहला संस्कृत अभिलेख ये दोस्तों शक शासक रुद्रदमन ने ही लिखवाया था, जिसने गिरनार के जो अभिलेख है उसमें भी अपने लेख लिखवाए। और दोस्तों स्कंदगुप्त ये महत्वपूर्ण गुप्त शासक था। जिस समय हूणों का आक्रमण हुआ उस समय शासक स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त भी दोस्तों गिरनार अभिलेख पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट बृहद शिलालेख थे, मैंने इतने ही लिखे हैं। बाकी अगर पढ़ें तो मैंने बताया कि मानव योनि कम पड़ जाएगा। अब दोस्तों बात करें लघु शिलालेख या छोटे शिलालेख। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेराट या भापरू शिलालेख या संघभेद अभिलेख। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है। अगर एग्जाम्स की बात करूं तो दोस्तों मैंने अभी तक एग्जाम्स दिए नहीं, लेकिन मैंने पुराने पेपर्स को देखा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये तीन, एक ये बेराट वाला, एक ये प्रयागराज का रानी का अभिलेख, और दोस्तों एक सारनाथ का अभिलेख, बराबर की पहाड़ी, और एक 13वां अभिलेख जिसमें कलिंग युद्ध है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछे गए अभिलेख है। इसीलिए दोस्तों मैंने ज़्यादा अभिलेखों को नहीं लिखा, क्योंकि इतने ही अभिलेख मैंने देखे हैं एग्जाम्स में, तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों लघु शिलालेखों की बात करें तो बड़े बड़े शिलालेख तो उन्होंने लिखवाए पत्थरों का इस्तेमाल करके। ये भी आप ध्यान रखें कि पत्थरों का इस्तेमाल किया था। बड़े बड़े शिलालेख लिखवाए। अशोक ने छोटे शिलालेख भी लिखवाए, और ये शिलालेख दोस्तों दूसरे देशों के साथ साथ भारत में कई सारे स्थानों पर गढ़वाए उन्होंने। वो इसलिए क्योंकि अशोक संदेश देना चाहते थे। अब उस समय कोई मैसेज करने के लिए आईफोन तो था नहीं, वन प्लस जैसे फ़ोन तो थे ही नहीं ना, तो अशोक पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों बेराट या भापरू या संघवेद अभिलेख। तीसरी बौद्ध संगीति के समय अशोक शासक थे 250 ईस्वी में। उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में करवाई थी। वहाँ पर ही दोस्तों संघवेद अभिलेख इसकी बात की गई, जिसमें दोस्तों 3 लाइनें लिखी हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दोस्तों बेराट या भापरू अभिलेख ये संघवेद अभिलेख है, ये राजस्थान में मिला है, जिसमें 3 लाइनें हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दोस्तों इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, वो ये 4 अभिलेख, ये भी छोटे छोटे अभिलेख हैं। दोस्तों अशोक को भगवान का प्रिय इस उपनाम से भी जाना जाता था। हालांकि केवल अशोक को नहीं, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य और बाद के मौर्य शासकों सभी को भगवान का प्रिय या देवनमपिया, देवनाम प्रिय, इस नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों अशोक का व्यक्तिगत नाम ये पेपर में पूछते हैं कई बार, ये एग्जाम्स में मैंने देखा है कि किस अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलते हैं। बाकी सभी में तो दोस्तों भगवान का प्रिय यानी कि देवनमपिया ये नाम मिलता है, लेकिन कर्नाटक के मास्की, नेत्तुर, उड़ेगोलम, इन 3 अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश मेरे मूल निवास स्थान पर गुर्जरा दतिया में भी एक अभिलेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। दोस्तों अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, लेकिन उसके अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में उन्हें देवनमपिया कहा गया है, ये बात आप ध्यान रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर महास्तंभ लेख, ये नंबर 3 है। दोस्तों इसमें दिल्ली के अभिलेख, प्रयागराज के अभिलेख, लोरिया अलराज या नंदराज, ये दोस्तों महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। क्यों अभिलेख महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों जब तुगलक वंश का शासन चलता है तब फिरोज शाह तुगलक ये पहला इस्लामिक शासक था, इस्लामिक सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। दोस्तों
ये भी कला के अच्छे खासे अनुयायी थे। अशोक के महास्तंभ लेख दोस्तों, दिल्ली टोपरा 1356 में फिरोज शाह दिल्ली लेकर आया। ये पहले टोपरा में था, दिल्ली में। इसे 1356 में फिरोज शाह दिल्ली अपने महल में लेकर आए। दूसरा अभिलेख दिल्ली मेरठ दोस्तों, यूपी में था। 1360 में फिरोज शाह दिल्ली लेकर आया। तीसरा अभिलेख दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीबर की मां कारूबाकी के दान पुण्य का उल्लेख इस अभिलेख में है। अशोक की पता नहीं कितनी पत्नियां थी। जब हम पढ़ेंगे कि अशोक का साम्राज्य टूटा तो हर जगह अशोक के लड़कों का शासन देखने को मिलता है। खैर दोस्तों, प्रयागराज का अभिलेख कौशाम्बी में था। ये अकबर दिल्ली लेकर आया। तीवर की मां कारूबाकी के दान पुण्य का इसमें उल्लेख है। चौथा है दोस्तों, लोरिया अलराज चंपारण बिहार, राजहंस को मोती चुगते हुए बताया गया है। दोस्तों, इसके ये जितने भी अभिलेख हैं ना, महास्तंभ लेख, ये दोस्तों एकाश्म पत्थर के बने थे। एकाश्म पत्थर का मतलब है दोस्तों कि एक ही पत्थर की कटिंग कर करके, एक ही पत्थर की कटिंग कर करके दोस्तों उस स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता था। दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 3 सिर वाला, ये 3 सिर वाला है ना, ऐसा 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 वाला, ऐसा पूरा इंग्लिश एकदम। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा दोस्तों, ये भी एक ही पत्थर का बना है। पूरे चारों शेर, 3 शेर नहीं है, 3 दिखते हैं, चारों शेर दोस्तों एक ही पत्थर से काट कर बनाए गए हैं। इसीलिए एकाश्म पत्थर का अभिलेख कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, एकाश्म पत्थर के बने हुए थे। दोस्तों, ये महास्तंभ लेख इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख थे। लघु स्तंभ लेख दोस्तों, इसमें आप 3 को याद रखें, सारनाथ, सांची और प्रयाग। ये तीनों इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, इन्हें याद रखें। और आपके अगर इंस्टीट्यूट है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ आपको अशोक के अभिलेख लिखवाए जाते हैं तो दोस्तों उन पर विश्वास करें। इंस्टीट्यूट के नोट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें कभी भी आप कम ना समझें। ये ना सोचें कि उसमें कुछ छूटा है, सब है उसमें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। गुफा अभिलेख दोस्तों, गुफा अभिलेख भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। पहले वो ब्राह्मणों का अनुयायी था। जब उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था तो दोस्तों उसने कई सारे गुफा अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाए, यानी कि बनवाया, जिसमें दोस्तों बरबर की पहाड़ी गया, ये बिहार में है। इसमें 3 गुफा अभिलेख हैं। इन्हें आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था, लेकिन रामशरण शर्मा इसको लिखते हैं कि बौद्ध धर्म को दिया, बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। ये एक समस्या है कि अलग अलग डेटा है, लेकिन खैर जो भी है, बरबर की पहाड़ी गया में बौद्ध भिक्षुओं या आजीवक संप्रदाय के मुनियों को दान में दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अन्य अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है दोस्तों। धम्म की परिभाषा, क्योंकि अशोक का धर्म इंपॉर्टेंट है, अशोक के धम्म नीति पूछी जाती है, तो दोस्तों ये याद रखें कि राहुलोवाद सूक्त से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। और दोस्तों इससे तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भी बहुत प्रभावित थे, इफेक्टिव थे, और उन्होंने तो कहा भी था कि अशोक के अभिलेख हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। दोस्तों अन्य अभिलेखों की बात करें, ये इम्पोर्टेंट अभिलेख है।
दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है 13वां अभिलेख। पिछली क्लास में पूरा 13वां अभिलेख मैंने आपको पढ़कर बताया था, आपने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। 13वां अभिलेख दोस्तों कहता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं किया है। कलिंग युद्ध के वर्णन में अशोक ने कहा है कि मैंने 1 लाख लोगों की हत्या की और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनवाया, कई बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों की हत्या की गई, कई परिवार तबाह हुए और इसी से मैंने इफेक्टिव होकर, प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अहिंसा धर्म की नीति अपनाई। तो दोस्तों 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। दोस्तों पहला अभिलेख, अशोक का पहला अभिलेख कहता है कि पशु हत्या ना करें। पहला अभिलेख कहता है पशु बलि की निंदा। चौथा अभिलेख, चौथे अभिलेख में है युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति। अशोक का धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा अभिलेख कहता है युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति अशोक ने अपनाई, और धर्म की नीति से पूरे विश्व को जीतने की बात की है अशोक ने, इसलिए तो इतने सारे अभिलेख लिखे हैं। दोस्तों 5वां अभिलेख, इसमें धर्म महामात्यों की नियुक्ति का पता चलता है कि अभिलेख लिखवाने के लिए अशोक ने महामात्यों की, यानी कि जो अधिकारी होते थे उन्हें महामात्य कहा जाता था, मंत्रियों को, तो धर्म महामात्यों की नियुक्ति अशोक ने की, वो भी इसलिए कि धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, इन सारे अभिलेखों को लिखा जा सके। 11वां अभिलेख, दोस्तों इसमें है धर्म की व्यवस्था। धर्म की व्यवस्था और धर्म की व्याख्या कि अशोक का धर्म कैसा था। अशोक ने दोस्तों कहा कि अनुष्ठान, कर्मकांड, इस प्रकार के किसी भी काम को करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दूसरे का आदर और सम्मान कर कर भी अपने धर्म को निभा सकते हैं। अशोक ने कहा है कि ना आप अपने धर्म को किसी से बड़ा बताएं, ना आप अपने धर्म को किसी से छोटा बताएं, और ना ही आप अपने धर्म की प्रशंसा करते हुए किसी के धर्म को नीचा दिखाएं। ये अशोक ने कहा। दोस्तों इसमें अशोक ने कहा है कि मैं चाहे शयन कक्ष में हूँ, चाहे रनवास में हूँ, चाहे मैं किसी भी स्थान पर हूँ, मेरी प्रजा जब चाहे मुझसे मिल सकती है, वो जब चाहे अपने राजा से भेंट कर सकती है। दोस्तों अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी कहा है कि राजा को अपनी प्रजा से कभी भी प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, और राजा को अपनी प्रजा को अपनी संतान मानना चाहिए, अपने आप को अपनी प्रजा का पिता मानना चाहिए। ये दोस्तों कहा है। और दोस्तों इस धर्म की व्याख्या से ब्राह्मण इतने क्रोधित हुए कि दोस्तों जैसे कि अशोक ने कहा था कि आप अनुष्ठान और आप कर्मकांड ना करें, आप सिंपल से एक दूसरे का आदर सम्मान करके भी अपने धर्म को निभा सकते हैं, ये अशोक ने कहा। तो इससे कई सारे जो बलि दिए जाने वाले वैदिक यज्ञ थे उन पर प्रतिबंध अशोक ने लगा दी, जिससे ब्राह्मण रुष्ट हो गए थे। दोस्तों 12वां अभिलेख, इसमें लिखा है कि स्त्रियां भी महामत बन सकती हैं, इसमें समानता का पता चलता है। ये दोस्तों अशोक के इम्पोर्टेंट अभिलेख थे। एक बार पूरा हम कर सकते हैं इसको रिवाइज। 1750 पाद्रेती फेंटेलर ने खोज की अशोक के अभिलेख की। 1837 जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने की शुरुआत की। 5 भागों में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। इनकी संख्या 39 है। बृहत और लघु शिलालेख, बृहत और लघु स्तंभ लेख, विशिष्ट अभिलेख, ये भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूनान, इन सभी स्थानों पर पाए गए हैं, जिसमें से 2 में तो अध्यादेश भी है। दोस्तों अभिलेखों की भाषा अरमेइक, खरोष्टी, ब्राह्मणी, प्राकृत और यूनानी है। शहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान, ये बृहत शिलालेख है, इनमें 14 लाइनें लिखी हुई हैं। गिरनार, ये इम्पोर्टेंट अभिलेख है, इसमें रुद्रदमन शक शासक के लेखों को भी उत्कीर्ण करवाया गया, और गुप्त शासक स्कंदगुप्त के लेख भी इस अभिलेख में मिलते हैं।
लघु शिलालेख की बात करें तो दोस्तों बेराट या भापरू शिलालेख एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये आप बोल रहे हैं, ये लिखे हुए हैं। दोस्तों मास्की, नेत्तुर, ओडेगोलम, गुर्जर, अदतिया, 3 कर्नाटक के, 1 मध्य प्रदेश का। इनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम लिखा है, जिसमें लिखा है अशोक का नाम देवनाम प्रिय या देवनाम पिया, ये सब लिखा है। महास्तंभ लेख दोस्तों दिल्ली, इसे फिरोज शाह 1356 में लाया। दिल्ली मेरठ ये यूपी में था, 1360 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया। रानी का अभिलेख प्रयाग अभिलेख को कहते हैं, कौशाम्बी में था, अकबर दिल्ली लेकर आया। इसमें तीवर की माँ के दान पुण्य का उल्लेख है। लोरिया अलराज चंपारण बिहार राजहंस को मोती चुकते हुए बताया गया है। अलराज या नंदराज दोनों नाम हैं। लघु स्तंभ लेख में सारनाथ, सांची, प्रयाग, ये 3 इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। गुफा अभिलेख में दोस्तों बर्बर की पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। अन्य अभिलेख में 13वां, पहला, चौथा, 5वां, 11वां, 12वां, ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आने वाली क्लास में मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को हम पढ़ेंगे और हो सका तो उसी में हम उसकी कला को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं।